सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी लास्ट 5 ईयर जो हमारे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है हरियाणा जीके की, उसका जो है आज हम यहाँ पे 55वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं कंप्लीट जो है 54 भाग करवा चुका हूँ और जो है हमारी ये हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन पेपर जो है 2021 में क्वेश्चन पेपर लिया गया था, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के 18 से 20 शिफ्टों के अंदर ये कंप्लीट पेपर हुआ था, उसी को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने का सिर्फ दो ही रीज़न है। एक तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा एचएसएससी कितना डिफिकल्ट लेवल के जो है क्वेश्चन पूछ सकती है इन फ्यूचर में भी आपसे। सेकंड जो है आपको अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा, अभी तक आपने जो है जितनी भी तैयारी की है यहाँ पे आप जान सकते हैं कि कितनी जो है आपको तैयारी और करनी बाकी है। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट कंप्लीटली हरियाणा पुलिस के लिए डेडिकेशन है। तो जो बच्चा सीरियसली और कंटिन्यूटी रख सकता है 2026 अपने रिटन एग्जामिनेशन तक, तो इस प्लेलिस्ट को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्लेलिस्ट कब तक चलेगी, जब तक आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक ये प्लेलिस्ट जो है अनस्टॉपेबल रहेगी और ये लगातार चलती रहेगी। तो हमारे साथ जुड़ सकता है जो भी बच्चा सीरियसली है और इन फ्यूचर में जो है अपना सपना देख रहा है हरियाणा पुलिस में लगने का। तो चलिए आज के वीडियो की सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है वे वस्तुएं एक साथ खपत होती हैं डैश कहलाती हैं। मतलब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो एक साथ खपत होती है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है अनुपूरक वस्तुएं जो है बोला जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है दो चीजें हैं, मतलब कि एक चीज ये है, एक चीज ये है और एक चीज ये है। इन दोनों चीजों का जो यूज है ना वो एक साथ किया जाता है। मान लीजिएगा कि इस चीज के बिना इसका यूज नहीं हो सकता और इसके बिना जो है इसका यूज नहीं हो सकता। तो इन चीजों को जो है क्या बोला जाता है? इन चीजों को जो है अनुपूरक बोला जाता है। ठीक है, अनुपूरक बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि एक गाड़ी है। ठीक है, एक गाड़ी है और दूसरा क्या है? दूसरा है पेट्रोल। अब ये चीज क्या है आप समझ रहे होंगे कि पेट्रोल बिना गाड़ी नहीं चल सकती और गाड़ी के बिना जो है पेट्रोल का कोई काम नहीं है। तो ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों चीजें एक दूसरे के अनुपूरक है। आई होप अब जो है आप समझ गए होंगे। नीचे लिखा भी गया है, आइए मैं एक एक करके जो है थोड़ी सी आपको व्याख्या बता देता हूं। जो वस्तुएं एक साथ खपत होती हैं अनुपूरक वस्तुएं कहलाती हैं। इसका मतलब है वस्तु का उपभोग दूसरी वस्तु के उपभोग के साथ होता है। यही मैंने आपको बताया, मतलब कि एक वस्तु जो है दूसरे के साथ उपयोग करनी इंपॉर्टेंट है, वरना उनका यूज नहीं होगा। ऐसी वस्तुएं जो एक साथ उपयोग होती हैं वही जो है अनुपूरक कहलाती हैं। एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता से जो है बढ़ जाती है, इस उसके लिए जो है आवश्यक हो जाती है। उदाहरण आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कार और पेट्रोल अभी मैंने आपको बताया, और ब्रेड और मक्खन। ठीक है, ब्रेड के बिना मक्खन का क्या काम है और मक्खन के बिना ब्रेड का क्या काम है, ये जो है एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। इससे आपको जो है समझने में ईजी रहेगी कि अनुपूरक वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन का यहाँ पर लिखने का मतलब सिर्फ यही है कि अनुपूरक वस्तुएं तो मैं एक बार के लिए आपको यहाँ पे बता देता। मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता और डायरेक्ट आपको बता देता कि अनुपूरक वस्तुएं क्या होती हैं, तो एक बार के लिए तो रट्टा आप मार भी लेते कि अनुपूरक वस्तुएं क्या होती हैं। मान लीजिएगा कि यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इन फ्यूचर में घुमा के दे देगा, तब आप जो है डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि अनुपूरक वस्तुएं होती क्या है। तो डेफिनेशन देने का यही मतलब है कि आगे से कोई भी ऐसी चीज आपको दिखेगी जिस एक चीज का जो है संबंध दूसरी चीज के साथ संबंध है, तो जो है उसी टाइम आपके दिमाग में बत्ती जल जाएगी कि ऐसी चीजों को जो है अनुपूरक वस्तुएं बोला जाता है। ये काफी जो है बेसिक चीजें हैं और आपको पता होना चाहिए। डिटेल से ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं ना, इकोनॉमी के लगा लो, जो है सोशलॉजी के लगा लो, यहाँ पे डिटेल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ऐसा लेवल अगेन आ जाता है तो आपको जो है इसी लेवल की जो है के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया विश्व जल दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया केवाईसी अनुपालन डैश की रोकथाम के तहत एक अनिवार्य अभ्यास है। तो धन संशोधन अधिनियम 2002 की रोकथाम के तहत जो है एक अनिवार्य अभ्यास है केवाईसी अनुपालन। केवाईसी यानी कि केवाईसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आप सभी जानते हैं केवाईसी आजकल जो है इंपॉर्टेंट कर दिया गया। कोई भी बैंक से कोई चीज़ आती है, मतलब धोखाधड़ी से बचने के लिए या फिर फ्रॉड से बचने के लिए जो है केवाईसी जो है जरूरी कर दिया गया है। केवाईसी की फुल फॉर्म याद रखना, की
क्या था, नो योर, माफ कीजिएगा, नो आएगा ना यहाँ पे, नो। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, क्या पता भूला भटका पूछे, नो योर कस्टमर जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नो योर कस्टमर जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आइए इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं केवाईसी के बारे में। केवाईसी अनुपालन धन शोषण निवारण अधिनियम 2002 के तहत जो है एक अनिवार्य अभ्यास है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, आपराधिक तत्वों को धन संशोधन और आतंकवादी वित्त पोषण जैसी गतिविधियों के लिए वित्तीय प्रणाली का उपयोग करने से रोकना है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2002 में बैंकिंग विनियम अधिनियम के तहत जो है केवाईसी दिशा निर्देश जो है पेशकश किए थे, यानी कि गाइडलाइंस जो है ये आरबीआई ने केवाईसी के रिगार्डिंग 2002 में जो है पेश किया था, और इस अधिनियम से संबंधित है जो इस अधिनियम मतलब धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 से संबंध है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें बिल्कुल आसान भाषा में आपको प्राप्त हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है क्वेश्चनों में, थोड़ा सा आपको लगता हो फिर भी डिफिकल्ट चीजें आपको जो है पढ़ने में आ रही है, तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं और इसको ईजी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हमारा एक ही मकसद है, सिर्फ हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अभी 2-3 दिन से मैंने बहुत सारे कमेंट आए हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि काम इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से जो है कमेंट पर ध्यान देना जो है नहीं जाता, ठीक है। बट यू डोंट वरी, फ्री टाइम मिलते ही मैं आप सभी के कमेंट्स का जो है जरूर रिप्लाई करूंगा, सैटरडे या संडे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आइए देख लेते हैं। यह कृषि और कृषक कल्याण के अंतर्गत कृषि और सहयोग विभाग द्वारा चलाई गई भारत सरकार की एक योजना है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, एक ही लाइन में 2-3 चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं तो आइए देख लेते हैं। यह मतलब क्या, यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है कृषि और कृषक कल्याण के अंतर्गत आती है, और कृषि और सहयोग विभाग के द्वारा जो है इसको चलाता है। कौन चलाता है, भारत सरकार चलाती है, यानी कि केंद्रीय सरकार जो है इसको चलाती है। 3 पॉइंट एक लाइन से क्लियर हो गए। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। यह मृदा स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने, मतलब मृदा जो है ना, मिट्टी है, उसकी स्थिति कैसी है, उसमें शक्ति है या नहीं है, उसका मूल्यांकन करती है। समय के साथ प्रयोग पश्चात मृदा स्वास्थ्य में परिवर्तनों का पता करने के लिए जो भूमि प्रबंधन द्वारा प्रभावित होते हैं प्रयोग की जाती है, ठीक है। इन सभी के ऊपर जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है, ये कथनों पर जो है 2 कथन दिए गए हैं। दोनों कथन जो है इसके करेक्ट हो जाएंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन जो है इसके सत्य हो जाएंगे। अब ये चीज आपको याद रखनी है, मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड योजना है 2015 में जो है शुरू हुई थी यह योजना, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह जो आती है, और कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जो है कार्यान्वित की जाती है, यानी कि चलाई जाती है, ठीक है। इस लाइन को अच्छे से याद रख लेना। एक ही लाइन से जो है स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन बना सकता है। 3 स्टेटमेंट बेस को 3 जो है स्टेटमेंट बना सकता है। क्या बना सकता है, आइए मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल पहला देगा आपको कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 2016 में शुरू हुई थी, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के जो है अंतर्गत आती है। तीसरा पॉइंट देगा, यह योजना जो है कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा जो है चलाई जाती है, ठीक है। 3 पॉइंट दे देगा और कह देगा कि नीचे लिखे गए कथन में से जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये पूछ लेगा। तो आपको लगाना पड़ेगा कि भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 2016 में नहीं, यह योजना जो है 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से ऐसे मल्टीपल चीजें जो है आपको लर्न करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41C फर्स्ट के तहत प्रावधानों के अर्थ के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार डैश में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष पीसीआर जो है स्थापित करेगी। तो किस में करेगी, केवल राज्य स्तर पर करेगी, नहीं करेगी, केवल जिले स्तर पर करेगी, नहीं करेगी, दोनों के ऊपर करेगी, ठीक है। जिला और राज्य स्तर पर जो है दोनों में जो है पुलिस नियंत्रण कक्ष जो है ये स्थापित करेगी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41C फर्स्ट के तहत। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41C फर्स्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार
जो प्रत्येक राज्य सरकार है, जैसे हमारी हरियाणा राज्य सरकार है, दोनों जिला और राज्य स्तर पर, मतलब 22 जिले हैं हमारे, जिले स्तर पर भी करेगी और राज्य स्तर पर भी, हरियाणा राज्य है ना, राज्य स्तर पर भी, दोनों पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष यानी कि पीसीआर स्थापित करेगी। ठीक है, धारा 41C के तहत ये फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना होगा। ठीक है, ये धारा जरूर याद रखना। जो ये आईपीसी और सीआरपीसी के क्वेश्चन, मूल विधि के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए ना, इनको भाई साथ के साथ जो है अपने पक्के करते हुए चलना। ठीक है, ताकि जब हम आपके एग्जाम के नियर बाय जब हम क्वेश्चन वहां पे सोल्व करेंगे ना आईपीसी सीआरपीसी का, तो यही क्वेश्चन जो है मोस्टली आपको वहां भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, भारत की कर प्रणाली डैश पर भारित निर्भरता के साथ अधोगामी है। तो किस पर भारित जो है निर्भरता के साथ अधोगामी है भारत की कर प्रणाली? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आप सभी जानते हैं ना, भारत में दो प्रकार के टैक्स है, एक तो डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? आई होप आप सभी को जो है इन दोनों चीजों के बारे में पता होगा। डोंट वरी, इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है ये मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी सैलरी होती है ना, सैलरी पर जो आप टैक्स देते हैं सरकार को, ये इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो जीएसटी होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये पूरे भारत पर कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, ये भी आप याद रखना, जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुआ था। ठीक है, यहां पर इसका डेफिनेशन दी गई है, मैंने डेफिनेशन पढ़ लेना। भारत की जो कर प्रणाली अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भर है। भारत की जो कर प्रणाली है ना, जो कर जो सरकार हमसे वसूल करती है वो अधिकतर जो है किस पर निर्भर करती है, मतलब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो हम मतलब जो नॉर्मल जनसंख्या है, मिडिल क्लास फैमिली है, वहीं से जो धन इकट्ठा करती है ना, तो ज़्यादातर जो टैक्स है ना वो कहाँ से कलेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पर जो है निर्भर करता है। जैसे कि जीएसटी हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क आदि हो गया। ठीक है, इसीलिए इसे अधोगामी यानी कि रिग्रेसिव कहा जाता है। ठीक है, इसका बोझ गरीब और अमीर दोनों पर जो है समान रूप से पड़ता है। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है, जरूर याद रखिएगा। कुछ बच्चों का जो है इकोनॉमिक्स काफ़ी वीक होता है, जैसे कि मुझे भी इकोनॉमिक्स इतनी अच्छे से समझ नहीं आती, बट ये जो बेसिक चीज़ें है ना, ये काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी वो सोल्व कर देती है। ठीक है, हमें यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है। यूपीएससी की तैयारी करते जो बच्चे ऑप्शनल लेते हैं ना इकोनॉमिक्स का, वहाँ पर डिटेल से पढ़ने का फ़ायदा था, क्योंकि दो बुक्स आती हैं इकोनॉमिक्स की, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की आती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स की आती है। ठीक है, वो दोनों वहाँ पर पढ़नी जरूरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है हम इतना डीपली नहीं जाते। हमें सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन का जो नंबर है ना वो कंप्लीट करना है, और वो क्वेश्चन का नंबर जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितनी मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये जो जितनी छोटी छोटी डेफिनेशन दे रहा हूँ ना, इनको अच्छे से लर्न करते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया दक्षिणी एशियाई समुद्री प्रोग्राम संगठन की स्थापना कब की गई थी? डोंट वरी, ये क्या नहीं पूछा गया आपसे, सार्क नहीं पूछा गया। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी आप सभी जानते हैं, 8 दिसंबर 1985 की हुई थी। ये भी आप याद रखना। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? ढाका बांग्लादेश में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा, काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब आ जाते हैं दक्षिणी एशियाई समुद्री प्रोग्राम संगठन की जो स्थापना है 1995 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे डिटेल से लिख दी गई है डेफिनेशन, इसको भी जो है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सार्क अलग है और ये जो दक्षिणी एशियाई समुद्री प्रोग्राम संगठन है ये अलग है। ठीक है, दोनों चीजें अलग है, याद रखना। ठीक है, मतलब आती तो ये इसी के अंतर्गत है, सार्क के अंतर्गत ही आती है, लेकिन इस वर्ष मतलब 1995 में दक्षिणी एशियाई सागर कार्य योजना को 5 समुद्री देशों के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, 1995 में जो है इसको अपनाया गया था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है हिम नदी के निक्षेपों की लंबी कटक क्या कहलाती है? तो हिम 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 नदी होती है ना, जो जमी हुई नदी होती है, बर्फ की जो नदी होती है, उसकी जो लंबी लंबी कटक होती है उनको क्या बोला जाता है? उनको जो है मोराइंस बोला जाता है। आइए इनका छोटा सा जो है एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जैसे कि मोराइंस के बारे में क्या लिखा गया है, हिम नदी द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेपों की लंबी कटक को जो है मोराइंस कहा जाता है। अब ये छोटी छोटी, अब अगर आप डेफिनेशन भी याद रख लेंगे ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। छोटी डेफिनेशन है, एक बार आप याद कर लेंगे तो झंझट ही खत्म हो जाएगा लास्ट टाइम तक, ठीक है। अब जैसे मोराइंस का आपको पता लग गया, हिम नदी द्वारा जो है मतलब जो बर्फ की नदी होगी उसके द्वारा जो मलबा के जो निक्षेप होते हैं ना, लंबी लंबी जो कटक्स होती है, उनको बोला जाता है मोराइंस। अब एस्कर्स क्या होता है? तो ये हिमनद के नीचे या भीतर बहने वाले पिघली जलधारा द्वारा जमा की गई रेत और बजरी की लंबी घुमावदार कटक होती है, ठीक है। एस्कर्स क्या होती है? जो हिमनद होती है ना, जो ऊपर बर्फ मतलब जो नदी होती है, मान लीजिएगा ये नदी है, ऊपर तो ये क्या होगी? जमी हुई है, पूरी जमी हुई है, जैसे बर्फ ठोस होती है ना, वैसे ही ऊपर जो है ये जमी होती है। लेकिन नीचे क्या होता है? नीचे पानी होता है, ठीक है। यहाँ पे पानी की मात्रा होती है, ठीक है। और इसी पानी के अंदर क्या जमा होती है? बजरी जमा होती है, मिट्टी जमा होती है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? तो इसी को जो है एस्कर्स बोला जाता है, ठीक है। इसी को एस्कर्स बोला जाता है। अब सर्क क्या होता है? तो सर्क होता है हिमनद द्वारा एक कटोरे के आकार की खड्ड का निर्माण होता है। हिमनद क्या करता है? एक कटोरा का आकार, ये कटोरा है, मान लीजिएगा ये एक कटोरा है जिसमें आप दाल खाते हैं ना, दाल पीते हैं हो गया, ठीक है, सब्जी वगैरह खाते हैं, ये दाल का कटोरा हो गया मान लीजिएगा। इसी खड्ड का निर्माण होता है, ये एक खड्डे का निर्माण हो गया, मान लीजिएगा ये एक खड्डे का निर्माण हो गया। इसको क्या कहा जाता है? इसको सर्क बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? सर्क बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं ड्रमलिन्स की, ठीक है। ड्रमलिन्स क्या होता है? ये हिमनद के नीचे एक विशिष्ट अंडाकार या लंबी कटक के रूप में होती है जो हिमनद के प्रवाह की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। एक बार के लिए ये चीज़ें आपको क्या लगेंगी? बोरिंग लगेगी, लेकिन यकीन मानिएगा क्वेश्चन जब यहाँ से पूछे जाएंगे ना, या तो आप उसको सोल्व कर ले जाएंगे, और जब ये डेफिनेशंस आपने पढ़ी होंगी ना, तभी जो है आप उनको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। और डेफिनेशन से ही अब जो है डीपली क्वेश्चन पूछने लगा है। वनडे एग्जाम्स वाले भी जो एग्जामिनर हैं, ये या तो स्टेटमेंट बेस्ड पूछने लगे हैं या डेफिनेशन से ही जो है क्वेश्चन बनाते हैं। अब मान लीजिएगा ये चारों डेफिनेशन आपने की होगी, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के बता देगा, पूछ लेगा, आप डेफिनेटली आप जो है उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। सिर्फ मकसद यहाँ पे यही है इन डेफिनेशन कराने का। आपको ये चीज़ें बोर लग रही होंगी, लेकिन जब एग्जाम में जब ये सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे ना, पढ़े हुए मिलेंगे, तब आपको जो खुशी मिलेगी ना, उसको जो है बयां नहीं किया जा सकता। ना ही मैं कर सकता हूँ, ना ही आप कर सकते हो। क्या होगा? फिर सीधा आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर सीधा आपका सिलेक्शन होगा। अभी जो चीज़ें बोरिंग लग रही है, ये सारी चीज़ें बोरिंग चीज़ें ना आपका क्या डिसाइड करेंगी? ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी। और वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है ना, सरकार की जो स्थिति बनी हुई है, वैकेंसियां कम आ रही हैं। हरियाणा में तो वैसे ही कोई फिक्स नहीं है। 2024 के बाद अगर एचएसएससी ग्रुप डी की कुछ वेटिंग लिस्टों को छोड़ दिया जाए, तो यकीन मानिएगा पिछले अक्टूबर 2024 से लेके अभी 2025 अक्टूबर खत्म होने वाला है, 4-5 दिन बचे हैं। एक साल के अंदर अगर कोई परमानेंट भर्ती एचएसएससी ने की हो तो मुझे बता देना इसी कमेंट के अंदर, ठीक है। और यही प्रोसेस जो है अब हमको आदत लग गई है। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, अलग से कोई अपॉर्चुनिटी किसी को भी नहीं मिलेगी। कभी आप सोच रहे हो कि 50-60 हज़ार या फिर 1 लाख वैकेंसी आएगी, हम तो उसमें तैयारी करेंगे और लग जाएंगे, ऐसा भाई नहीं होने वाला। सिर्फ आप रिस्क ले रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ। छोटी सी एक अपॉर्चुनिटी है और सभी के साथ है ये। वर्तमान में जो अपॉर्चुनिटी एचएसएससी सीईटी ने कंडक्ट करवाया है, अभी 15-20 दिन या फिर अगले महीने नवंबर में आपका हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन जो आएगा, इस भर्ती को जो है पकड़ के रखिएगा, बिल्कुल भी ढीला मत छोड़िएगा। अगर ढीला छोड़ देंगे ना, तो ये चीज़ आपको पता है कहाँ ले जाएगी? अभी बता देता हूँ कहाँ ले जाएगी। 2029 के इलेक्शन पे ले जाएगी। भूल जाना, 2029 से पहले आपकी कोई हरियाणा पुलिस की भर्ती जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर देखने को मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, एचएसएससी ठीक है रोजगार दे देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता 2029 से पहले इस एचएसएससी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बाद जो है आपको 2029 से पहले कोई भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी में जी जान लगा दो भाई, और ये मान के चलो कि इसी प्रयास में जो है हमें लगना है, आगे वाले प्रयास में हमें नहीं जाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है?
क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस डैश द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इंटर गवर्नमेंट पैनल क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी। द क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ठीक है, ये 2021 के करंट अफेयर से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। बट यू डोंट वरी, हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के अंदर क्या आ जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1995 को। ठीक है, 1 जुलाई नहीं यार, 1 जनवरी होगा। 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा के इसके अंदर हेडक्वार्टर हो जाएगा। यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एक साल बाद यूनिसेफ की स्थापना हो गई थी, यानी कि 1946 में जो है इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, नीचे लिखा भी गया है। एक एक करके कोई भी इस पीडीएफ को जो है डिलीट नहीं करेगा। अगर डिलीट करेगा तो भाई सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर एक साथ आपको परोसी जा रही है ना, एक साथ जो है कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में और सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर इससे बेटर आपको मिलता हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जो है स्विच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला गया है, किसी दिए हुए समय में एक क्षेत्र में एक खाद्य स्तर पर जैव पदार्थ का भार है तो क्या हो जाएगा? स्थायी फसल हो जाएगा। आइए इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्थायी फसल का जो है मतलब क्या होता है? तो किसी समय विशेष पर, मतलब एक समय दिया गया है, मतलब मान लीजिएगा एक टाइम लिमिट आपको दी गई है, उसी टाइम लिमिट पर जो है किसी खाद्य स्तर पर मौजूद कुल जैव पदार्थ की मात्रा जो है क्या कहलाती है? ये स्थायी फसल कहलाती है। ठीक है, द्वितीयक उत्पादकता के बारे में भी पढ़ लीजिएगा और प्राथमिक उत्पादकता के बारे में भी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल का जो है ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 2021 का। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसकी कट ऑफ कोई 40-45 नंबर गई हो, इतनी डिफिकल्ट की 65 प्लस जो है इसकी कट ऑफ गई थी। अब आप देख लेना इस लेवल के क्वेश्चन पेपर में 65 नंबर आप कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कुतुबुद्दीन, ठीक है कोई बात नहीं, मामलुक के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मामलुक का संस्थापक माना जाता है। मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, गुलाम वंश की बात कर रहे हैं। अब गुलाम वंश की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? 1206 से जो है 1290 तक ये जो है वंश चला था। ठीक है 1206 से 1290 तक जो है ये वंश चला था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी स्थापना की थी। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक लिखा है क्या? चलिए यहाँ पे लिखा है, यही बता देता हूँ। वास्तविक संस्थापक जो है इसका इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। और ये गुलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, कहाँ गया है ना, यहाँ पे ये रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, ये मोहम्मद का गोरी का गुलाम था। और जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम जो है बोला जाता है। ठीक है, ये जानकारी जो है आप इनके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, और ये भी याद रखना भाई, मामलुक वंश 1206 में। ठीक है, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? ये कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, ये भी चीज़ जो है आप याद रखेंगे। चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? विदेशी व्यापार का उदारीकरण क्या है? तो विदेशी व्यापार का उदारीकरण क्या हो जाएगा? तो आइए देख लेते हैं। विदेशी व्यापार का जो है उदारीकरण क्या हो जाएगा? व्यापार बाधाओं को दूर करना और विदेशी व्यापार पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, विदेशी व्यापार का जो है उदारीकरण यही होता है, व्यापार बाधाओं को दूर करना, मतलब जो भी व्यापार करने के संबंध में अगर बाधाएं आती है तो उनको दूर करना, और विदेशी व्यापार पर सरकार द्वारा निर्धारित जो है प्रतिबंध लगाना। ठीक है, ये होता है विदेशी व्यापार का उदारीकरण। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, इसको भी जो है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया? साइबर कानून की शब्दावली में DDoS का मतलब क्या है? यानी कि
फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है, फुल फॉर्म पूछी गई है DDoS की, तो फुल फॉर्म हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, ये फुल फॉर्म हो जाएगी DDoS की। ये किसके अंतर्गत है? शब्दावली है साइबर कानून के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया वह बंदरगाह जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा कांडला बंदरगाह। 2017 में जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? दीनदयाल बंदरगाह जो है कर दिया गया था, ठीक है। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है कांडला बंदरगाह को। इसका नाम कब चेंज किया गया है? 2017 में बदलकर जो है दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया था, और ये गुजरात में अवस्थित है। सारी लाइन जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है विटीकल्चर या अंगूर की खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये भूमध्य सागरीय की जो है विशेषता है, ठीक है। विटीकल्चर या अंगूर की जो खेती है नॉर्मली किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है ना, उसी के आसपास जो है ये अंगूर की खेती काफ़ी मात्रा में जो है की जाती है। विटीकल्चर या अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में गर्म शुष्क ग्रीष्मकालीन और हल्के नम सर्दियां होती है, जो अंगूर जैसी फसलों के लिए आदर्श है। मतलब जो भूमध्य रेखा है ना हमारी, ये पृथ्वी है, ये बीचों बीच जो भूमध्य रेखा जाती है, इसके आसपास के जो क्षेत्र है ना, यहीं पर जो है विटीकल्चर अंगूर की खेती जो है सर्वाधिक जो है की जाती है, क्योंकि ये आदर्श जो है स्थिति पैदा करती है। भूमध्य सागर के आसपास जो क्षेत्र है ना, वो अंगूर की खेती के लिए आदर्श जो स्थिति है वो पैदा करती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। वाणिज्यिक बैंक जनता को उससे अधिक ऋण और अग्रिम स्वीकृत करते हैं जो अर्थव्यवस्था को चाहिए। इससे डैश होता है, इससे ऋण स्फीति होती है। तो ये क्या होता है भाई, इसको देख लेते हैं एक बार। जब वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं जरूरत से ज्यादा ऋण और अग्रिम देते हैं, मतलब जो होता है ना, ऋण देते हैं भाई, ब्याज पर जो पैसे देते हैं, तो बाजार में धन की आपूर्ति बढ़ जाती है। मतलब जब कमर्शियल बैंक होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा जब जो है पैसा दे देते हैं ब्याज पर, उससे क्या होती है, बाजार में जो धन की आपूर्ति होती है ना वो बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। इसे ही जो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जो है कहते हैं। डेफिनेशन याद रखना भाई मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? कुछ जीव अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग बदलने की क्षमता रखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलिएगा कोई एक जानवर है, ठीक है, ये एक जानवर है, ये अपने बचाव करने के लिए, कोई जानवर जो है इसको मारने के लिए आ रहा है या फिर खाने के लिए आ रहा है, तो उससे बचने के लिए क्या कर लेता है? अपना रंग बदल लेता है, ठीक है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदल लेता है ना, अपना रंग बदल लेता है, रंग बदल लेता है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है? तो शत्रु से बचने के लिए जो जानवर लेता है, शत्रुओं से बचने के लिए जो जानवर अपना रंग बदलते हैं, इसको मिमिक्री बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप सभी को पता होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है ये राजस्थान के अंदर अवस्थित हो जाएगा, और इसकी जो कैपिटल हो जाएगी राजस्थान की, क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी, ठीक है, जयपुर हो जाएगी, ठीक है। बाकी तीन आप चाहें तो जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की शिमला हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है एक क्षेत्र का प्रभारी होता है, ठीक है, डैश एक क्षेत्र का प्रभारी होता है जिसमें कई श्रेणियां आती हैं। तो कौन होता है भाई? पुलिस महानिरीक्षक होता है, ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक होता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आईजी बोला जाता है, आईजीपी बोला जाता है, ठीक है। पुलिस महानिरीक्षक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? DIG बोला जाता है, ठीक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को क्या बोला जाता है? SSP बोला जाता है, ठीक है, SSP। पुलिस अधीक्षक को क्या बोला जाता है? SP बोला जाता है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, ठीक है, ऑफ पुलिस, ठीक है, ठीक है। आई होप ये फुल फॉर्म आपको पता होगी। जैसे SP को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, SSP को DIG और IGP को, ठीक है। आई होप इनकी फुल फॉर्म देख लेना भाई, कई बार जो है पुलिस का पेपर है तो क्या पता पूछ भी ले, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, कोई बात नहीं, लिखी हुई है नीचे। सबसे जो निम्न पद है ना पुलिस के अंदर, सबसे छोटा पद है,
सबसे छोटा पद कौन सा है? कांस्टेबल का है, ठीक है, जिसकी हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा पद कौन सा है पुलिस के अंदर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, सबसे बड़ा पद, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। ये डेफिनेशन देख लेना भाई, यहाँ पे ये देख लेना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो एसएसपी होते हैं ये जिले का प्रमुख होता है भाई, ठीक है। पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी क्या होता है? अपनी परिक्षेत्र में अपराधों के साधारण पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। ये एक लाइन के जो है वन लाइनर है, इनको जरूर देख लेना भाई, क्या पता पूछ ले, ठीक है। एसपी क्या होता है? एक जिले के सभी पुलिस थानों का प्रभारी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहाँ का हूँ, हिसार का रहने वाला हूँ, हिसार जिले का रहने वाला हूँ, आप भी जो है कोई बच्चा ऐसा होगा जो हिसार जिले का है, तो हिसार जिले के जितने भी पुलिस थाने आएंगे ना, उनका जो है प्रभारी होता है ना, थानों, सभी थानों का प्रभारी कौन होता है? तो ये एसपी होता है, ठीक है, एसपी होता है, ठीक है। ये कैंप चौक है ना जो अपना हिसार का, यहीं पर जो है एसपी की कोठी भी है, मतलब जहां पर वो रहता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। नहीं पता तो ये पता होनी चाहिए भाई, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं ना, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? पृथ्वी के निम्न स्तर वायुमंडल के औसत तापमान में धीमी वृद्धि क्या कहलाती है? तो जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, इसके औसत तापमान में जो धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, मतलब जो तापमान है ना धीरे धीरे, आप सभी जानते हैं गर्म हो रहा है, तो इस धीरे धीरे धीमी वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसको वैश्विक तापन जो है बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल से मैंने लिख दिया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 नवंबर 1949 को जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश लेखक जॉर्ज हेलियोके ने जो है 1851 में किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सेल्यूलरिज्म शब्द है एक, ये याद रखना भाई, सेक्युलरिज्म बड़ा ही अजीब शब्द है। सेक्युलरिज्म जो भी है यार, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश लेखक, नाम था इनका जॉर्ज हेलियोके, 1851 में जो है इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। और ये ब्रिटिश लेखक थे 1851 में, जॉर्ज हेलियोके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का जो है प्रावधान करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग जो है इसकी स्थापना कौन करता है? हर वर्ष जो है, हर बार जो है 5 साल में जो है वित्त आयोग की जो स्थापना है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। मतलब वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? 280 अनुच्छेद के तहत करता है। योजना आयोग जो है संविधान में एक निकाय नहीं है, ये एक इसको बाद में क्रिएट किया गया था योजना आयोग में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी योजना आयोग की स्थापना, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान में जो है इसको डिसॉल्व कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर जो है किसको इंट्रोड्यूस किया गया है? तो 2015 में, 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, नीति आयोग को, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया भू राजस्व प्रणाली एकन धीशाला कहलाता है। तो ये अकबर के टाइम की जो है प्रणालियां हैं जिसके बारे में पूछा गया है। तो ये एकन धीशाला, दहसाला भी बोल सकते हैं, यहाँ पे धीशाला लिखा गया है। तो दहसाला जो प्रणाली थी ना, ये क्या कहलाती थी? तो ये जब्ती प्रणाली कहलाती थी, ठीक है। 2 प्रणाली होती थी, जब्ती प्रणाली और देहसाला प्रणाली। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, आइए मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जब्ती प्रणाली क्या होती थी? यह भू राजस्व व्यवस्था का एक हिस्सा थी, ठीक है। जो भू राजस्व व्यवस्था होती थी ना अकबर के समय में, जब्ती प्रणाली उसी का एक हिस्सा होती थी, जिसमें भूमि की पैमाइश और उत्पादकता के आधार पर लगान तय किया जाता था। मतलब जब्ती प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा ये एक भूमि थी, ठीक है। इस भूमि की पहले पैमाइश की जाती थी, मतलब पैमाइश जो है पैमाइश की जाती थी इस भूमि की सबसे पहले, ठीक है। भूमि पैमाइश करने के बाद जो है ये देखा जाता था कि इस भूमि पर कितना लगा, मतलब माफ कीजिएगा, कितना जो है अनाज पैदा हुआ है, ठीक है।
कितना अनाज जो है इसके अंदर पैदा हुआ है, कितनी उत्पादकता हुई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर इसके ऊपर जो है लगान लगाया जाता था, यानी कि टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था। इसी को क्या बोला जाता था? इसी को जो है जब्ती प्रणाली जो है बोला जाता था। अब दहसाला प्रणाली के बारे में भी जान लो भाई, माइनर सा डिफेक्ट है। दहसाला प्रणाली जो है यह एकन दीसाला जब्ती प्रणाली का ही एक हिस्सा थी, ठीक है, याद रखना। दहसाला प्रणाली भी जो है जब्ती प्रणाली का ही एक पार्ट थी, लेकिन जो पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर जो है लगान निर्धारण करती थी। जो पिछले 10 सालों से जो लगान देता हुआ आ रहा है ना किसान, उसके औसत उत्पादन के आधार पर जो है लगान निर्धारण किया जाता था, टैक्स निर्धारण किया जाता था, कर निर्धारण किया जाता था दहसाला प्रणाली में, ठीक है। आई होप ये दोनों चीजें प्रणाली जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, अकबर का जन्म पता है ना आपको, कब हुआ था? कब हुआ था? 1542 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। अकबर किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था, ठीक है। नहीं, अकबर किसका पुत्र था? अकबर का तो पुत्र जहांगीर था ना यार, ये मैं क्या बता गया। हुमायूं का पुत्र था, ये हो जाती है यार कई बार मिस्टेक, ठीक है। हुमायूं का पुत्र था, यहाँ पे लिख देता हूँ अकबर, और अकबर का पुत्र कौन था? अकबर का पुत्र था जहांगीर, ठीक है, जहांगीर था, ठीक है, ये आप याद रखना। हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का पुत्र था, और बाबर ने ही क्या डाली थी? बाबर ने ही जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी 1526 में। अब ज़्यादा इतिहास जाएंगे तो ये क्वेश्चन कितना भी लंबा कर लो, ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा लंबाई में नहीं जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया, हाईटेक और अल्ट्रा मॉडर्न सजावटी मछली है हैचरी, उत्तर भारत में एकमात्र परियोजना किस सरकार द्वारा प्रायोजित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ऐसा ही पूछा गया था एचएसएससी के द्वारा, ठीक है। किस सरकार द्वारा प्रायोजित है? चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। ये जो हाईटेक और अल्ट्रा मॉडर्न सजावटी मछली है ना, ये हैचरी उत्तर भारत का एकमात्र जो है झज्जर के अंदर अवस्थित है, और 2019 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। 19 ही था ना, 19 था, 18 था, अच्छा 17 था ये, चलिए कोई नहीं, 17 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। 2017 में जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया था। ये लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहले भी पूछी जा चुकी है। झज्जर में हाईटेक और अल्ट्रा मॉडर्न सजावटी मछली हैचरी की आधारशिला जो है 5 दिसंबर 2017 को केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह, इनके द्वारा जो है ये आधारशिला रखी गई थी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले भी ये लाइन पूछी गई है और आगे भी जो है पूछी जा सकती है। स्टैटिक जीके के अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे दोबारा पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा संविधान संशोधन 368 हो जाएगा, ठीक है, 368 हो जाएगा। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद संविधान के संविधान में जो है संशोधन कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है? हाल ही में शुरू की गई पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य कृषकों को विश्वसनीय डैश तक पहुंच में सहायता करना है। तो ये सौर ऊर्जा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में जो है पहुंच सहायता करना है, और ये योजना जो है 2019 में आई थी। कौन सी योजना आई थी? पीएम कुसुम योजना, ठीक है, पीएम कुसुम योजना, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था भाई, याद रखना, कभी आप सोचो कि हरियाणा सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन में भटकाने के लिए दे सकता है कि पीएम कुसुम योजना को जो है 2019 में जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। बताइए, दो कथन आपको दे देगा। पहला कथन दे देगा, पहला कथन क्या देगा? पीएम कुसुम योजना का जो है शुभारंभ मार्च 2019 में किया गया था। दूसरा कथन आपको दे देगा कि यह योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जो है शुरू की गई थी। तो बताइए कौन सा कथन जो है गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना है कि यह जो ये योजना है ना, पीएम कुसुम योजना, इसको जो है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? संगीत, नृत्य और ललित कला डैश संस्था के उदाहरण है। तो ये किस संस्था के उदाहरण है? सामाजिक तो नहीं है, शिक्षात्मक भी नहीं है, अभिव्यक्तात्मक आ जाएगा, ठीक है, आर्थिक भी नहीं होगा। अभिव्यक्तात्मक क्या होता है? मतलब ये होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आपको पता होगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा, जब जो कलाकार होते हैं जो डांस करते हैं, वो
मुंह से हो गया स्माइल करके या फिर आंखों से एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन देते हैं। आपको पता होगा, देखा है ना, कभी डांस देखा होगा, उसके अंदर वो जो एक्सप्रेशन देते हैं ना, संगीत, नृत्य और ललित कला, ये जो है अभिव्यक्तात्मक, मतलब जो अपना इमोशन होता है ना, भावनात्मक जो भावनाएं होती हैं उसको जो है एक्सप्रेशन के तौर पर जो है ये व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसी को अभिव्यक्तात्मक बोला जाता है, संगीत, नृत्य और ललित कला, ठीक है। आई होप ये चीजें यहां तक जो है बिल्कुल आसान भाषा में आपको प्राप्त हुई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया विंटर ओलंपिक्स ने आधिकारिक आदर्श वाक्य का अनावरण किया। तो ये प्रीवियस करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये क्या किया था, टुगेदर फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट शेयर्ड आ जाएगा, ठीक है। 29 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर जो है इन्होंने लागू किया था, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स 2022 की बात है भैया, ठीक है, 2022 के बारे में। और ओलंपिक्स के बारे में डिटेल से जानकारी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, हिस्ट्री बता चुका हूं इसकी सारी, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की हिस्ट्री बता चुका हूं, शीतकालीन ओलंपिक की हिस्ट्री मैं आपको बता चुका हूं। एक बार छोटा सा बता देता हूं, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 1896 में शुरू हुए थे और शीतकालीन ओलंपिक जो है 1924 में शुरू हुए थे। प्रीवियस वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, बेहद जो है इंपॉर्टेंट डाटा भर भर के आपको जो है फ्री में वहां पर प्रोवाइड किया गया है। तो थोड़ा सा इसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, यकीन मानिएगा हर फ्री वाली चीज जो है वेस्ट नहीं होती है। एक बार इसको पढ़ेंगे ना, ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है 15 से 20 दिन कंटिन्यू पढ़ लीजिएगा, खुद आपको पता लग जाएगा कि ये प्लेलिस्ट आपकी काम की है या फिर नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय अभी हम बात करके आए ऊपर 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। राइजोबियम स्थिर करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2020 को किसके रूप में घोषित किया था, तो किसके रूप में घोषित किया था, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 इसको इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करूं तो न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस किस वर्ष को किस किस रूप में घोषित किया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल यहां पे लिख दी है। 2026 किस रूप में घोषित किया है, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, ठीक है। और भी है क्या, 2013, 2012, 2011, 2010। अब बताइए कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, और इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्यों नहीं कर सकते आप। ऐसे स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाके जो आपका जो सपना है ना हरियाणा पुलिस के अंदर HSSC के अंदर लेने का, तभी जो है पूरा हो सकता है भाई, यकीन मानिएगा। इसमें कोई भी मैं जो है ना तो पब्लिसिटी कर रहा और ना ही मुझे करनी आती है, ठीक है। मेरे पास लिमिटेड सोर्स है ऑनेस्टली, ना ही मेरे पास कोई ऐड करने का खर्चा है भाई, जो मैं ऐड कर दूं और यूट्यूब उसको ज़्यादा दिखा दे तो लोग सब्सक्राइब कर देंगे। आप ही मेरे जो है क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तभी जो है आप मेरी पब्लिसिटी करेंगे, और मैं तो चाहता भी नहीं कि आप पब्लिसिटी करें, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये जो डिटेल से मैं बड़ी मेहनत करके जो चीज़ें लेके आया हूं ना, इनकी थोड़ी सी आप रिस्पेक्ट कीजिएगा। अगर आप चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे तभी जो है समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वरना समय जो ये अभी मिला हुआ है ना आपका नोटिफिकेशन से पहले का, भाई 17 अगस्त से मैंने जो है ये वीडियो स्टार्ट की थी, 17 सितंबर चला गया और 17 अक्टूबर चला गया, मतलब 2 महीने। जिन बंदों ने जो है ये, जिन बच्चों ने जो है 2 मंथ वेस्ट कर दिए ना, यकीन मानिएगा वो सिलेक्शन के बहुत पीछे चले गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। और जिन बच्चों ने 2 मंथ मेरे साथ जुड़ के ये तैयारी की है ना, उनसे पूछ लेना, या वो खुद भी बता देंगे कमेंट सेक्शन में कि कितनी तैयारी उनको यहाँ से हुई है और कितनी नॉलेज उनको जो है यहाँ से एडोप्ट हुई है, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे बताना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ ना मैं, ये एक एक करके लेके आया हूँ और एक साथ कहीं भी नहीं मिलेगी ये, तो इनकी रिस्पेक्ट कीजिएगा और अच्छे से जो है अपनी स्टडी करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष में जो है राष्ट्रीयकृत हुआ था, आप सभी जानते हैं, जैसे SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1955 में हुआ था। ऐसे ही ये पूछने की कोशिश कर रहा है RBI बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था, तो वो 1949 में हुआ था। RBI बैंक की स्थापना आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल
1935 में हुई थी ना, हाँ ठीक है। एक्ट क्या था? एक्ट 1934 था, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक ही चीज़ से जो है 4 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, तभी जाके जो है आप सही रास्ते पे होंगे और आप लाइन में लगे होंगे कि हाँ भाई हाँ मेरे अंदर है, मैंने उस लेवल की तैयारी की है कि डेफिनेटली इस बार तो मैं सिलेक्शन लेके रहूँगा। जब अंदर से आपके ये चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, यकीन मानिएगा आप हरियाणा पुलिस के उतने ही जो है करीब चले जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, सिर्फ हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को ईजी और जो है डिफिकल्ट बना देता है, ठीक है। इसीलिए समय का सदुपयोग कीजिएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये देख लीजिएगा। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 से लागू हुआ था। इसे भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। दोनों चीज याद रखेंगे। कौन सी दोनों चीज याद रखेंगे? एक्ट रखेंगे 1948 वाला। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, एक्ट 1934 के तहत जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ऐसे ही आप याद रखेंगे आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था 1949 को हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 1948 के तहत, ठीक है। 1948 के तहत हुआ था, ठीक है, एक्ट। ठीक है, तो आज का वीडियो सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है और नीचे मैंने सारे क्वेश्चनों के जो है ऑफिशियल आंसर भी आपके लिए ऐड कर दिए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ एक काम करना है, 24 घंटों में से जो है 1 घंटा जो है इस वीडियो के लिए निकालना है। डेली आपको स्टडी करनी है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, कॉन्टिन्यूटी रख सकते हैं और आपका एम है भाई 2026 में किसी भी तरीके से भाई मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे जो है हरियाणा पुलिस में लगना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यकीन मानिएगा। आपको जो है ऐसे डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके जो है चीज़ें आपकी कंप्लीट हो पाएंगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अभी आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर देख के जो है कितना स्कोर बन रहा है। ये आपकी जो है वास्तविकता से आपका परिचय करवा देगा। जो 2021 वाला क्वेश्चन पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपकी वास्तविकता से परिचय करवा देगा। और अगर आप अपनी वास्तविकता को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना कि भाई मेरी तैयारी नहीं है यार, मैं तो 10-12 ही क्वेश्चन यहाँ पे कर पा रहा हूँ, तो वही जो है मान के चलिएगा कि आप बिल्कुल सही लाइन पे हैं और अपनी तैयारी करने लग जाएगा। जो बच्चा ऐसे करेगा ना यार इसमें तो क्वेश्चन नहीं बन रहे, बड़े ही डिफिकल्ट लेवल के हैं, छोड़ो यार इस वीडियो को, कहीं और चल तो भाई सच में आप बहुत पीछे चले जाएंगे और बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ। अब मान लीजिएगा सेम ऐसा ही पेपर आपसे पूछ ले 2026 में हरियाणा पुलिस का, क्या कर पाएंगे आप? कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरे भाई आप। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपनी तैयारी हार्ड लेवल के लिए तैयार कीजिएगा। मान के चलिएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पेपर आएगा और यकीन मानिएगा इजी पेपर आएगा, उसको तो सभी कर ले जाएंगे, कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई चली जाएगी। फिर आप क्या करेंगे बताओ? कुछ कर पाएंगे? तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई अपनी तैयारी में जी जान लगा दो और मेरे एंड से जितना भी मैं बन पाएगा, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 60 मार्क का, इसके मैं कोई कमी आने नहीं दूंगा। और बच्चे हमारे जो है, क्या बच्चे हमारे 4 सब्जेक्ट बते थे ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैथ, इंग्लिश और क्या बता था, रीजनिंग बता था, और रीजनिंग और मैथ बचा था, ठीक है। मैथ तो हो गया ना, हिंदी बचा था, ठीक है, हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट की जो है मैंने कहा था कि भाई इनकी जो है तैयारी भी मैं आपको वीडियो, मतलब जब हमारा जो ये 60 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा ना प्रोसेस, तो अगर टाइम बचा तो भाई मैं इनकी भी आपको करवा दूंगा। अगर आपने मेरा साथ दिया, थोड़ा सा मेरा साथ दिया, वीडियो को अच्छे से लाइक और शेयर किया और मेरे थोड़े से जो सब्सक्राइबर हैं वो गेन हुए, तो भाई डेफिनेटली जो आपकी मैथ की क्लास है ना, वो एक प्रोफेशनल टीचर से मैं लगवा दूंगा, ठीक है, जिसको मैथ का अच्छा खासा ज्ञान होगा। एक टीचर्स को मैं जानता भी हूँ जो बैंकिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, उनसे करके आपकी मैथ की भी क्लास लगा दूंगा। और भाई जिस बच्चे का मैथ कमजोर है ना, तो अभी से भाई मैथ की भी तैयारी शुरू कर दो। नॉर्मल छोटा छोटा मैथ करना शुरू कर दो, क्योंकि मैथ के बिना जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सच्चाई है भाई, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है, आप कोई भी जो है गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, डेफिनेटली मैं जो है कमेंट्स नहीं पढ़ पाता, वो इसीलिए नहीं पढ़ पाता भाई, ये एक जो पीडीएफ है ना 33 क्वेश्चनों की, ये करने के लिए मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं भाई, वेरीफाई करने के लिए कि भाई कोई बच्चे के पास जो है कोई भी गलत फैक्ट नहीं जाना चाहिए, तो टाइम लग जाता है। बट यू डोंट वरी, आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको मैं डेफिनेटली टाइम लगा के जो है जरूर पढ़ूंगा। आपके कमेंट जो है मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही। बाकी अपना जो फीडबैक है वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है। आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।